नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राजसत्ता एक्सप्रेस में। दोस्तों, जब राजनीति में धर्म का समावेश हुआ या यूं कहें राजनीति में धर्म का इस्तेमाल शुरू हुआ, तो कहा गया कि ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर उसके साथ ये तर्क आया कि धर्म को आप राजनीति से अलग करके देख ही नहीं सकते। धर्म राजनीति का अभिन्न अंग है और राजनीति के बगैर धर्म की कल्पना नहीं और धर्म के बगैर राजनीति की कल्पना नहीं। इस तरह की जो मान्यताएं गढ़ी गई, कही गई, और आज हम देखते हैं कि राजनीति में धर्म का बखूबी इस्तेमाल होता है। सारे समीकरण जो तय होते हैं उसमें धर्म एक बहुत अहम एलिमेंट होता है। और जो मौजूदा डिस्कोर्स है राजनीति का इस वक्त वर्तमान में, वो तो बहुत ही ज्यादा उस पर धर्म हावी है। लेकिन हमारी चर्चा आज उससे इतर पत्रकारिता में धर्म के इस्तेमाल को लेकर है। जिस तरह पत्रकारिता भारत में एक तरीके का अपना स्वरूप बदल रही है, खास तौर पर एक विवादित कह लीजिए करेक्टर की वजह से, विवादित चैनल की वजह से, जो अपने तौर तरीकों को लेकर बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय भी है और बहुत ही आलोचना का शिकार भी है। मेरी मुराद रिपब्लिक भारत चैनल से है, जो इस वक्त टीआरपी चोरी को लेकर निशाने पर है और उस पर यह आरोप है कि वो मैनिपुलेट कर रहा था टीआरपी के रेटिंग्स को। फिलहाल जब से ये हमले शुरू हुए हैं टीआरपी को लेकर अर्नब गोस्वामी पर, तो उन्होंने एक बात बहुत खुल के कही है और वो ये कि मैं सनातन धर्म की रक्षा कर रहा हूं, मैं सनातन धर्म का रक्षक हूं, इसलिए मेरे ऊपर हमले हो रहे हैं। उन्होंने धर्म को एक तरीके से ढाल बनाया है और उसको पिछले 48 घंटों में सबने देखा होगा कि टीआरपी के मुद्दे पर उन्होंने भगवाधारियों को अपने पैनल में बैठाया, साधु संतों को अपने साथ बैठाया और उनसे अपने पक्ष में बयान दिलवाए और उसमें ताल ठोक ठोक कर तमाम साधुओं को ये कहते हुए सुना हमने कि हम सनातन धर्म के रक्षक अर्नब गोस्वामी के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं, अखाड़ा परिषद उनके साथ खड़ा है, इस तरह की बातें। तो ऐसे में जाहिर है कि ये एक नया, एकदम नया प्रयोग है, नई तस्वीर है उस पत्रकारिता के बारे में जिससे शुचिता की अपेक्षा शायद सबसे ज्यादा है। और भारतवर्ष जिस दौर में है, अभी शायद पत्रकारिता को यहाँ जन सरोकार को लेकर बहुत सारे काम करने बाकी हैं। धर्म शायद उतनी प्रायोरिटी अभी नहीं है। बहरहाल इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ आज दो बहुत खास मेहमान हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, मेरे साथ पहले हैं भव्य श्रीवास्तव जी। भव्य श्रीवास्तव रिलीजन वर्ल्ड वेबसाइट है, इसके फाउंडर हैं। उससे बड़ा परिचय इनका ये है कि ये रिलीजन जर्नलिस्ट हैं, इंटरनेशनल लेवल के फाउंडर मेंबर हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ रिलीजन जर्नलिज्म के। आपका बहुत बहुत स्वागत है भव्य जी। मेरे साथ हैं श्रुति अग्रवाल, जिनको आप पहले भी हमारे पैनल पर देख चुके होंगे। श्रुति जी हमारे साथ इंदौर से जुड़ी हैं। श्रुति जर्नलिस्ट हैं और रिनाउंड राइटर हैं, ऑथर हैं, कॉलमनिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रुति, आपका भी बहुत स्वागत। भव्य जी, हमने आपकी एक अभी पोस्ट भी फेसबुक पे पढ़ी जिसमें आपने सिर्फ रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी की जो तरीका है और उनकी सफलता के जो फार्मूला उन्होंने बनाया है, अपना जो गढ़ा है तरीका, उस पर आपने एक काफी अच्छी टिप्पणी, लंबी टिप्पणी की थी। और आपको आज आमंत्रित करने की वजह एक तो शायद धर्म को और पत्रकारिता को जितना नजदीक से आप समझते हैं वो है, और दूसरा आपने जो अर्नब का एनालिसिस किया था। मेरा आपसे प्रश्न है कि अर्नब गोस्वामी को हम दो तरीके से देख रहे हैं। अर्नब गोस्वामी को सब लोग एक तरीके से गरिया भी रहे हैं और उनको फॉलो भी कर रहे हैं। सब रिपब्लिक भारत बनने की होड़ में भी हमको दिखते हैं। क्या अर्नब वही कर रहे हैं जो इस वक्त भारत का पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जो एक तरीके की हम कह दें कि बहुसंख्यक राजनीति जो है, हिंदुत्व की राजनीति है, उसको उन्होंने पकड़ा है, या उनका जो ये एक नया जो फॉर्मूला जो उन्होंने साफ तौर पे सनातन की रक्षा के लिए दिया है, ये उनकी कोई अंतः प्रेरणा है सिर्फ?
पंकज जी देखिए, मीडिया और महात्मा का संबंध ना बड़ा नया है अभी, और अगर उसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो बहुत पीछे तक नहीं जा पाएंगे आप। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने दूरदर्शन यानी सरकारी मीडिया पे पहली बार योग को शुरू किया। उसके पहले जो रिलीजन चैनलों पर आता था वो मूलतः फिल्में हुआ करती थी, धार्मिक फिल्में जो कभी कभी दिखाई जाती थी। एक समय में जब दीवार नाम की पिक्चर आई तो साथ में जय संतोषी माँ नाम की पिक्चर आई और सबको लगा वो फ्लॉप हो जाएगी, और जय संतोषी माँ ने इतना रिकॉर्ड कायम कर दिया किसी को विश्वास नहीं हुआ। शिरडी साई बाबा को लेकर मनोज कुमार की एक पिक्चर में एक गाना आता है और उससे शिरडी साई बाबा फेमस हो जाते हैं। तो इस तरह से जो मीडिया और महात्मा का रिश्ता है वो इतना पुराना नहीं है। अगर हम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बाद अगर चलेंगे तो हमारे कुछ वैश्विक गुरुओं ने, जिनमें ओशो हैं, महर्षि महेश योगी हैं, जिन लोगों ने भारतीय मीडिया में कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाई, वो भी अपनी लोकप्रियता और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज की वजह से। जब तक देश में निजी मीडिया नहीं आया था तब तक हमें लगता था कि जो ज्ञान ये देते हैं वो बहुमूल्य है और उसको जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं, क्योंकि दूरदर्शन जिन भी मानकों पर बना था उनमें एक मानक ये भी था कि सामाजिक सरोकार के जो मुद्दे होंगे वो जनसंचार माध्यमों से लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। तो धीरे धीरे चाहे योग की लोकप्रियता हो, आध्यात्म की लोकप्रियता हो, आयुर्वेद की लोकप्रियता हो, या हमारे वेद वेदांगों की जो भी ज्ञान था उनको पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकारी टेलीविजन अपने तरीके से उठा रहे थे। 2000 में जब निजी टेलीविजन शुरू होते हैं, उससे थोड़ा पहले ही शुरू हो गए थे क्योंकि उससे पहले अंग्रेजी चैनल चला करते थे, जी के साथ एनडीटीवी और तमाम चीजें, लेकिन उनका ध्यान कभी भी धर्म की ओर नहीं रहा। आज भी आप बहुत सारे धार्मिक मुद्दे ऐसे पाएंगे जो हिंदी चैनल तो चलाते हैं पर अंग्रेजी चैनल नहीं चलाते हैं उनको, क्योंकि लगता है जैसे जन्माष्टमी का प्रसारण हर हिंदी चैनल रात को 12 बजे करता पर कोई अंग्रेजी चैनल नहीं करता आज के दिन भी, क्योंकि उनको लगता है कि उनका जनमानस अलग है, इनका जनमानस अलग है। ये एक बैरिकेडिंग बना के रखी गई मीडिया के बीच में। तो अभी भी जब हम मीडिया और महात्मा के रिश्तों की चर्चा करते हैं तो मान के चलना पड़ेगा कि जब समाज में धार्मिक चैनल आ गए, आस्था आ गया, संस्कार आ गया, और भी चैनल बाद में खुलने लगे, साधना खुल गया, तो इन धार्मिक महात्माओं को लगा कि टीवी जो इतना बड़ा माध्यम है वहां पर पहुंचकर हम किसी तरह से लोगों से जुड़ सकते हैं। वो मॉडल भी अलग था वहां जुड़ने का, वो बिल्कुल ही एक प्रीचिंग मॉडल था, वो टू वे कम्युनिकेशन नहीं रहा कभी भी। एक महात्मा कथा कर रहे हैं, उनकी पंडाल लगी है, उनके सामने कैमरा लगा है, वो कर रहे हैं, जनता उनके बारे में अपने नजरिए से राय बना रही है। और जब भी मीडिया में एक पक्षीय रिश्ता होता है, जैसा आज है, जैसा मोदी जी के समय है एक पक्षीय रिश्ता, तो ये मान के चलिए कि जो रिश्ता बनाने वाला है वो तय करता है कि व्यवहार कैसा होगा। क्योंकि जब टू वे कम्युनिकेशन होता है, जब समाज से भी हर चीज पे प्रतिक्रिया आती है, जब समाज एक विपक्ष एक मौजूद होता है जो प्रतिक्रिया करता है, तब दोनों पक्ष तय करते हैं कि विचार या परसेप्शन क्या बनेगा। तो धर्म के क्षेत्र में हमेशा एक पक्षीय चीजें होती आई हैं। फिर टीवी को जब ये समझ आने लगा कि ये महात्मा इतने लोकप्रिय हो रहे हैं, रामदेव बाबा जैसे लोग आ गए जिन्होंने योग के जरिए, आसाराम बापू आ गए, उसके बाद से और भी संत आने लगे, मुरारी बापू आ गए, रमेश भाई ओझा आ गए, कुछ और धर्मों के भी और लोकप्रिय लोग आने लगे, चाहे वो भले साउथ इंडिया में ईसाई धर्म के टेलीवेंजलिस्ट रहे हों, और चाहे वो अलग अलग इस्लाम धर्म के भी बहुत सारे ऐसे गुलाम बस्तानवी जैसे लोग नेशनल मीडिया में आए, क्योंकि उन्होंने मदरसों का एक बहुत ही आधुनिक मॉडल पेश किया था, सरकार ने भी जिसको स्वीकारा था। बीच में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मुसलमानों के मुद्दे पर मीडिया पे फोकस बढ़ा है। सीधी सी बात है, क्योंकि हमें ये महसूस होने लगा था, क्योंकि हर ओर से आवाज आ रही थी कि मुसलमान इतना पिछड़ा क्यों है, तो बार बार ये हो रहा था कि भाई मुसलमानों के पिछड़ने की वजह कहीं ना कहीं धर्म के अलावा उनका सामाजिक एवोल्यूशन या संवाद की जो भूमिका है। तो मीडिया बहुत ही सक्रिय दायरे से, बहुत ही सक्रिय सोच से धर्म को देखता आया है, आज भी देख रहा है। अब होता क्या है कि जब राजनीति धर्म का इस्तेमाल करती है, जब 92-93 में
अयोध्या हो जाता है, बाबरी मस्जिद हो जाता है, और उसके कुछ दिन पहले रामायण का प्रसारण शुरू किया जाता है, जिसके खिलाफ उस समय राजीव गांधी थे, मतलब राजीव गांधी पक्ष में थे, उनकी मंत्रालय के लोग उनके खिलाफ में थे, तो वो नहीं हो पाया। उससे जो जन भावनाएं निर्मित हुई थी, उससे कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी जब रामायण का प्रसारण पैंडेमिक में किया गया और उसको जिस तरह का सपोर्ट सिस्टम या जनता द्वारा देखे जाने का जो रुझान मिला, उससे हमें ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। हाँ, उससे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। उससे हमें ये समझ आने लगा कि धर्म एक ऐसी बुनियाद है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन उस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की अभी क्षमता जनता में उस स्तर पे नहीं है, क्योंकि वो भावनात्मक स्तर पर, वो बहुत बहुत कुछ अपने संस्कारों के स्तर पे धर्म को समझता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स रिलेशन है मीडिया, महात्मा, राजनीति, इनको पूरी तरह से समझने की क्षमता अभी भी जनता में नहीं है। इसी वजह से जब कोई जुमलों का इस्तेमाल करता है टीवी में, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वैदिक धर्म हो, चाहे वो संस्कृत भाषा की बात की जाती हो, ये वो जुमले हैं जो लोगों को टच करते हैं और जिसके बारे में जनता की कोई बहुत ही बड़ा परसेप्शन नहीं है। परसेप्शन स्टैब्लिश करने के लिए मीडिया बार बार पीछे ले जाकर सोने की चिड़िया हमें समझाता है, बार बार समझाता है कि सनातन संस्कृति परपेचुअल है, जो कभी शुरू ही नहीं हुई थी, इसीलिए सबसे पुरानी है, लेकिन साथ साथ वो किसी भी और तरह के मानक को नहीं रखता है। वो केवल एक मानक रख के चलता है कि भारतीय संस्कृति ही सबसे बड़ी संस्कृति थी, वो कभी ग्रीक पे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी धर्म, राजनीति और मीडिया, इन तीनों के इर्द गिर्द घूम रही हैं। एक 5000 साल से घूम रही है, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन जो प्रस्तोता है, प्रस्तोता अभी भी बहुत ही एक अकल्पनीय टाइप की चीज को दिमाग में रख के जनता को टारगेट करता है, और क्योंकि राजनीति द्वारा उसका एक स्वाद दिया जा चुका है कि उससे मंदिर बनता है, उससे मुसलमानों को टारगेट किया जा सकता है, तो जनता मीडिया के उस स्वरूप को स्वीकारती है। चलिए, मैं आपसे दोबारा थोड़ा सा एक विस्तार, एक दूसरे पहलू को लेकर आऊंगा, जो मैंने आपसे इसके प्रयोग को लेकर जो पूछा प्रश्न, कि उसके पहले श्रुति, जो एक सवाल जहन में आता है, जैसे रिपब्लिक हो या साफ साफ कहें कि गोदी मीडिया, जो नई टर्म हमारे देश में डेवलप हुई पिछले 10 सालों में लगभग, जब से मोदी जी एक्टिव हुए हैं, उसके बाद से इस तरीके से गोदी मीडिया वाला वो आया। आप इसको कैसे देखती हैं श्रुति? क्या ये राजनीति द्वारा मीडिया का इस्तेमाल है अपने पक्ष में, अपने समीकरणों को फिट रखने में, या ये आपको ऐसा लगता है कि मीडिया को खुद समझ में आ रहा है कि यही हमारा बाजार है? इसमें दो चीजों का मतलब, एक तो ये कि ये पॉलिटिकली गवर्नड है, या ये मीडिया को खुद उसमें फायदा नजर आ रहा है सनातन होने में? पंकज जी, मुझे लगता है कि इस समय जो मीडिया की जो चाल चल रही है, वो पूरी तरीके से इस तरीके से चल रही है कि किसने ज्यादा से ज्यादा वो दर्शकों को जोड़ सके, उनको उनके जो राजनीतिक सपोर्टर्स हैं, या जो उनके, हम कहेंगे कि उनका जिस मत की तरफ उनका आगे बढ़ना है, उन्हें उसी मत को कैसे वो अपने दर्शकों को दिखा सकें। मैं जब प्रिंट मीडिया में मैंने 2000 में शुरू किया, तब मुझे याद है कि धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ आधा पेज भी इस तरीके से दिया जाता था कि उसे कोई पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, वह कोई मतलब नहीं रखता था। फिर धीरे धीरे अब अगर आप जाएंगे तो एक अखबार में एक महत्वपूर्ण पेज होता है, जरा सी गलती होती है तो पता चलता है कि अखबार के संपादक को या उस पत्रकार को मानहानि का नोटिस मिल जाता है कि आपने फला फला नहीं लगाया। यानी धर्म कहीं ना कहीं दबे पांव ही सही बहुत तेजी से मीडिया के अंदर आ चुका है। मैं कहना चाहूंगी, मैंने ये अखबार में भी देखा। उसके बाद यदि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो 2004 के समय जब सिंहस्थ हुआ था, तब मैं सहारा समय में थी, जो कि एक रीजनल चैनल था, और मैंने देखा था कि टीआरपी सिंहस्थ को दिखाते ही एकदम बूस्ट हुई थी। मतलब सुबह 4 बजे भी हम देखते थे कि अगर वो चल रहा है तो टीआरपी बूस्ट हो रही है। एक बहुत बड़ा बैकलॉग था जो कि अखबारों की दुनिया में था, उसमें साफ था कि आप किसी धर्म में अगर झगड़ा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आप उन्हें दिखाएंगे नहीं। आप दो धार्मिक संप्रदायों के बीच में झगड़ा हुआ, ये कहकर उस बात को बहुत ठंडे तरीके से लेकर जाएंगे ताकि दंगा ना भड़के। मुझे लगता है कई बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने के बाद चूंकि चेहरे दिख रहे हैं, कपड़े दिख रहे हैं, गमछा दिख रहा है, टोपी दिख रहा है, तो उन्हें समझ में आ गया कि किसी भी
ऑडियंस को टारगेट करना है उन्हें, तो किस Right. तरह से कर सकते हैं? चूंकि अलग अलग लहर चलती है, मुझे सिंहस्थ के समय याद है अच्छे से कि उमा भारती वाली लहर थी मध्य प्रदेश में। वो सारी लहरों के चलते आपने वहां एक जनमानस पकड़ लिया था कि जो जनता है वो किस तरह से टीवी देख रही है या क्या देख रही है, क्यों इतने लाइव काटे जा रहे हैं। शायद मैं 2004 में इतनी परिपक्व नहीं थी कि मैं उस चीज को उस तरीके से समझ सकती, लेकिन आज मैं बहुत आसानी से इस बात को समझ सकती हूँ कि आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप जिस राजनीति से पोषित हो रहे हैं, मतलब मैं बिल्कुल ये शब्द कहूंगी कि मीडिया जिस राजनीतिक धड़े से पोषित हो रहा है वो उसके पक्ष में दिखाने में किसी भी हद तक आगे बढ़ सकता है। सुदर्शन चौधरी जैसा, मतलब रिपब्लिक जब इस दौड़ में आ गया तो हमें कहना पड़ेगा कि एक नेशनल मीडिया जो कि आम लोगों को टारगेट भी कर रहा है, हिट भी कर रहा है। टीआरपी का घोटाला कितना है मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरे आसपास लोग रिपब्लिक देखते हैं, चीखने चिल्लाने की आवाजें मेरे घर तक आती है, तो मैं इस चीज को समझ सकती हूँ कि आसपास लोग देख रहे हैं, एक माहौल तैयार किया जा रहा है। हाँ, तो इसको एक तरीके से श्रुति फिर ये तो मान लेना चाहिए कि हमको ये सिर्फ सत्ता प्रायोजित एलिमेंट नहीं है, ये निश्चित तौर पर इसमें फायदा भी मीडिया को अपना नजर आता है। इसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि उसको साफ तौर पर टीआरपी इस पे नजर आती है। इसमें हमने देखा था कि इंडिया टीवी ने हर बृहस्पतिवार को साईं बाबा को चलाकर एक समय में बहुत अच्छी टीआरपी ली थी। मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत बड़ा एक उस वक्त चर्चा हुआ करती थी कि ये हर गुरुवार को साईं बाबा को उन्होंने पकड़ा था। आप उसके बाद देखिए कि आपके, मतलब मुझे बाकी शहरों का पता नहीं है, जब से उन्होंने चलाना शुरू किया, इंदौर के हर छोटी गली मोहल्ले में साईं बाबा की एक छोटी सी प्रतिमा रखी गई, वहां पर साईं बाबा का प्रसाद बांटना शुरू हो गया। मीडिया, मुझे लगता है कोई भी काम करे, यदि वो प्रिंट मीडिया है तो बिना अपनी प्रसार रखेंगे, शनि को स्थापित करने में भी इंडिया टीवी का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारी चीजों को, लेकिन आपने देखा पंकज जी, उस समय जो टीआरपी भूत प्रेत को स्थापित करने में भी, अंधविश्वास को स्थापित करने में भी, इन सभी में मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। क्राइम के प्रोग्राम एक समय बहुत चलते थे, क्राइम के हटे इस तरह के आ गए, और अब जिस तरीके से सनातन धर्म बोलना शुरू किया है, मुझे लगता है एक बार बैठाकर उनसे पूछ लिया जाए ना, उनका इंटरव्यू ले लिया जाए कि सनातन धर्म क्या है। हाँ, अब यही सवाल लेके मैं भव्य के पास जाने वाला था, यही सवाल लेके मैं भव्य के पास जाने वाला था कि जैसे श्रुति ने बिल्कुल साफ जो हम लोगों को लाइन दी डिस्कशन की, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जहां टीआरपी होती है वहीं पर सारे प्रयास होते हैं, ये तो एक तय बात है। अन्ना हजारे जब तक जरूरी थे तो वहां पर सारी ओबीज और सारे सब कुछ लगा, और आज अन्ना हजारे प्रासंगिक नहीं है तो वो टूट गए। बहरहाल भव्य, मेरा अब आपसे जो बड़ा सवाल है वो ये कि साईं बाबा, शनि धाम, इन सब से होता गुजरता काल कपाल महाकाल वगैरह वगैरह होते हुए अब ये बहुत बृहद सनातन पे आ गया है। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, सनातन परंपराएं, तो ये बहुत व्यापक आ गया है। और चूंकि ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि एक बड़ा मुखर वर्ग है जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है देश, जो बिल्कुल प्रोमिनेंट है इस वक्त। तो ऐसे में आप अल्पसंख्यकों के तौर पे, खास तौर पर जो हमारा समाज है, जो हमारा ताना बाना है, उसमें आप, मुझे आपसे दो सवाल हैं जो मैं चाहूंगा कि आप जल्दी जल्दी दोनों का जवाब दें। कि एक तो ये सनातन क्यों, सनातन शब्द का क्या मतलब है यूज करने का, और दूसरा इस पूरे माहौल में अल्पसंख्यक कहां सुरक्षित रह पाएंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन मीडिया में कैसे हो पाएगा? सर, पहला शब्द जो सनातन है, देखिए मैं आपको अभी भी कहूंगा कि जब हम किसी एजेंडा या प्रोपोगेंडा को पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट करती है तो उसके लिए जरूरी होता है उसके टेकर्स हों सोसाइटी में। टेकर्स के लिए ग्राउंड बनाना होता है। अल्पसंख्यकों के लिए, जिस तरह मैं खुल के कहूंगा कांग्रेस ने ग्राउंड बनाया और उनको एक वोट बैंक की ताकत दी, उसी तरह भाजपा ने अपना वोट बैंक हिंदुओं के बीच में बनाया, और उस बनाने के लिए उसको फायर ब्रांड लीडर्स की जरूरत पड़ती रही जिन्होंने हिंदू मोटिव्स का इस्तेमाल किया। हिंदू मोटिव्स का इस्तेमाल का मतलब, जैसे अगर एक दल भी बनाना है तो उसका नाम बजरंग दल रखना है,
अगर उसको विश्व हिंदू परिषद बनाना है तो मतलब उसका नाम भी विश्व हिंदू परिषद रखा जाए, क्योंकि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक वैसा नाम नहीं है जो तुरंत कनेक्ट करे आपको, आप सोचेंगे स्वयंसेवक क्या होता है लाइक दैट। तो बाद में जो जो स्ट्रेटेजी बनाई गई जिसके तहत छोटे छोटे अंग बनाए गए, और जब आप टीवी चैनलों पर आएंगे ना तो टीवी चैनल पे 2003 और 4 के बाद से ज्योतिष शुरू हो गया था, धर्म शुरू हो गया था। एक तरह से कहें तो सनातन प्रस्तुतियां तो तब हो रही थी क्योंकि उस समय धर्म के, मंदिर के तमाम कार्यक्रम चलते थे। हर चैनल पे ज्योतिष चला करता था, हर चैनल पे दिन में आज तक पे धर्म चलता था, स्टार न्यूज पे समर्पण चलता था, और हर चैनल पे 3 बजे दोपहर में धर्म का एक स्लॉट फिक्स हो गया था जब वो चला करता था, और शुद्ध रूप से चला करता था। ये परंपराएं, ये ऐसा होता है, इवन स्टूडियो में सेट बनाकर पूजा कैसे करें और ये सब किए जाते। वो सच में देखा जाए तो सनातन तो तब हो रहा था। अब जो सनातन है वो एक फैलेसी है। अब का जो सनातन है उसमें ये दिखाया जाता है कि आपके ये जो राम की धनुष वाली तस्वीर है या शिवाजी का जो एक उग्र उग्र रूप दिखाया जाता है, ये वो सनातन है जो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल बेस से आता है कि हमें हिंदू को कहीं ना कहीं उग्र बनाना है, हमें हिंदू की सहिष्णु वाली छवि खत्म करनी है, क्योंकि सहिष्णु होकर हिंदू को कुछ नहीं मिला है। हमें मुगल काल के सारे दोषों को धुलना है, हमें औरंगजेब रोड को नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम करना है। ये सारे मोटिव्स है सर, छोटे छोटे साइंस हैं जिनसे सनातन तो एक वर्ड इस वजह से कहा जाता है क्योंकि अगर आपकी किसी भी थ्योरी में ऐसा बिलीफ डेवलप करा दिया जाए जिसकी कोई काट ना हो, कोई धर्म अगर 5000 साल पुराना है और अगर आपके वेद और वेद के वेदांग या उपांग जो भी हैं, अगर उनकी काल गणना के लिए कोई यंत्र नहीं है, तो आप मान के चलेंगे कि जिस तरह दूसरा सर हमेशा ध्यान दिया जाना चाहिए इन बहुत महीन चीजों पर कि जब एक बार कहा जाता है कि जो और धर्म है वो भगवान की संतान थे, भगवान ने उनको संदेश दिया, तो हमारे यहाँ भी कहीं ना कहीं मानिए चाहे मत मानिए कल्चरल कल्चरल चीजें ऐसी होती है ना। कुरान में भी एक किस्सा आता है जहां एक राजा है, वो राजा अपनी बहन के 8 बच्चों को मार देता है और 9वां बच्चा भविष्यवाणी होती है। तो वो कहीं ना कहीं कल्चरल चीजें बहुत सारी हैं जो मैच करती हैं। तो सनातन वर्ड केवल एक चीज परपेचुअलिटी, यानी जिसको कहते हैं कि सदैव से एग्जिस्ट में रहा है, तो ये एक तरह का हमें प्रभाव देता है, एक तरह का बड़ा बड़ा सोचने की शक्ति देता है। सोने की चिड़िया बड़ा सोचने की शक्ति इस वजह से नहीं देती है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद सबको पता है कि सोने की चिड़िया बन पाना मुश्किल है। तो हमें एक यूटोपिया रचना है, हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जिससे जुड़ के हमें लगे कि हाँ यार इसकी कोई काट नहीं है, सनातन की कोई काट नहीं है। अब अल्पसंख्यक की बात समझ लीजिए। देखिए सर, दुनिया में अल्पसंख्यक जहां भी है, दुनिया में जहां भी अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक से परेशान है। परेशान का मतलब यह है कि बहुसंख्यक तय करता है कि नीति क्या बनेगी, नीति के इर्द गिर्द दशा दिशा सब बहुसंख्यक तय करता है पूरी दुनिया में। मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा दुनिया में चला आ रहा है और उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े हित जुड़े हुए हैं। आप फॉक्स टीवी ने एक समय में बुश के दौरान 86% अमेरिका को यकीन दिलवा दिया था कि इराक में WMD है, यकीन दिलवा दिया था। हमारे चैनल आज वही कर रहे हैं, वो ये यकीन दिलवाते हैं बार बार, नहीं हमारे देश में एक तरह का खतरा है जो हमारे बीच में बढ़ रहा है, जिसकी आबादी बढ़ रही है, जो हमें मार देगा, काट देगा। उनसे लड़ने के लिए तुम्हें कट्टर होना पड़ेगा, तुम्हें शिवाजी बनना पड़ेगा, तुम्हें राम बनना पड़ेगा। तो ये एक अल्पसंख्यक की आवाज सर आज के समय में सच में मीडिया चूंकि बहुत कम दिखाता है, और तबलीगी जमात तो वो दिखा देता है, लेकिन तबलीगी जमात के बाद जब वही लोग प्लाज्मा देने आते हैं तो नहीं दिखाता है। नहीं दिखाता। तो ये मान लेना कि एक नहीं, बड़ी खाली यही नहीं भव्य जी, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ये साफ कहता है कि इस देश में तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया कोरोना के नाम पर और उसका राजनीतिक इस्तेमाल हुआ एक तरीके से मीडिया के थ्रू, वो भी खबर मीडिया गायब कर देता है। और आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि करौली में जो घटना हुई है, पुजारी के जो उनको जिंदा जला दिया गया, उसको घटना को एक मिशन के तौर पर कंपेरेटिव बना के प्रस्तुत किया जा रहा है कि मात्र 10 लाख
यहाँ कोई नहीं आया। तो ये एक तरीके से आप कहीं ना कहीं जो आपने बात कही, डर फैलाने वाली बात, उससे ये डर बैठाने वाली बात कहीं ना कहीं ये स्थापित हो रही है। अब सर मेरा देखिए, लड़ाई हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व की हो जाएगी इस देश में। मैं आपको बता रहा हूं, एक कट्टर हिंदुत्व होगा, एक सॉफ्ट हिंदुत्व होगा। आप लिख के रख लीजिए, अगले 5 सालों में इसी देश में 2 तरह के हिंदू होंगे। एक हमारे आपके जैसे जो दूसरे पक्षों को समझेंगे, एक हमारे आपके जैसे जो किसी चीज की क्रिटिसिज्म फेस वैल्यू पे करेंगे, और एक वो होंगे जो नशे में होंगे, जिन्हें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, उन्हें केवल क्रिटिसिज्म करना है। और धर्मेश जी, दिक्कत, ये शुरू हो चुका है। ये जी हाँ, जिस पंक्ति को आप कह रहे हैं ये शुरू हो चुका है। मेरी सोशल की पोस्ट पे भी कई बार कमेंट आता है, अरे आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं। मतलब ये है कि यदि मैंने किसी भी पौराणिक चरित्र के बारे में कुछ लिख दिया और अगले दिन मैंने लिखा कि आप तबलीगी जमात के साथ जो कर रहे हैं या जिस तरीके से कैरेक्टर एसिस्टेशन चल रहा है वो गलत है, तो नीचे लिखेंगे आप जैसी विदुषी ऐसा कैसे सोच सकती है। यानी आपने यही मुझे 2 धड़ों में बांट दिया कि मैं एक ही तरफ सोचूंगी, दूसरी तरफ मैं सोच नहीं सकती। जैसे कुछ समय पहले, और ये भी एक सोची समझी मुझे लगता है कि रणनीति लोगों के दिमाग में फिक्स होती है। जब पहले मैं अपने वामपंथी पत्रकारों के साथ बैठती थी और गलती से कोई कह देता था या किसी के सामने निकलता था मेरा कि नहीं यार, मैंने अपनी सास को ये उपवास बंद करवा दिया और मैंने लिया, तो वो उसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते थे भूखे रहने से। मैंने कहा ठीक है, अगर उनकी आस्था है और उनकी जी आस्था में मुझे नहीं लगता कि 70 की उम्र में वो सर, रखें, तो मैं रखती हूँ। सेम सर यही ये चीज अब हो चुकी है। जैसे आपने कहा कि एक तुष्टीकरण की राजनीति थी जो कि अल्पसंख्यकों के लिए शुरू हुई और अब वो बहुसंख्यक तक आ चुकी है। अब तुष्टीकरण की राजनीति में सिक्का पलटा समझना है। होगा, आप कुछ कह रहे थे भव्य, बताइए। इस चीज को समझना होगा, समाज का निर्माण संस्कृति पे होता है, ठीक है। बिल्कुल। हम अपनी संस्कृति पे बहुत गर्व करते हैं, बहुत गर्व करते हैं, लेकिन हमें अपनी संस्कृति के बारे में जो भी मिथ हैं, जो भी गलत धारणाएं हैं, दिक्कत क्या, उन्हीं गलत धारणाओं को सत्ता यूज कर रही है हमें वहम में जीने के। ठीक। अब मैं मेरा कहता आप दोनों से एक आखिरी सवाल, जो जिसको लेके हमने चर्चा शुरू की थी, हालांकि ये सब्जेक्ट इतना रोचक है लेकिन समय की सीमाएं हैं। जो हमने चर्चा शुरू की थी इन सारी चीजों में, जैसा भव्य आपने कहा कि 2 तरह का हिंदुत्व बचा रह जाएगा या 2 तरह के इंसान बचे रह जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। लेकिन मीडिया का जो रोल है, खास तौर पर एक लोकतंत्र के तौर पर, हमारे देश में जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, फिर इसमें भव्य मैं आप दोनों से सेम सवाल पूछता हूं कि फिर इसमें मीडिया को आप कैसा पाते हैं? क्या आप मीडिया की भूमिका आप देखते हैं फिर अगर यही ट्रेंड रहा तो? सर देखिए, बहुत नया है मीडिया, केवल 20 साल हुए हैं, इस चीज को समझिएगा। और जो भी विसंगतियां आपको दिख रही हैं ना, हर पुरानी संस्था में, जैसे धर्म एक पुरानी संस्था है, 5000 साल पुरानी है, आपको धर्म में विसंगतियां दिखती हैं ना। राजनीति एक बहुत पुरानी संस्था, उसमें विसंगतियां दिखती हैं ना। हर विसंगति का धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से सब, मतलब मैं ये कहूंगा उसका सॉल्यूशन से निकलता जाता है। आज मैं अपेक्षा कर लूं, आपको क्या लगता है कि अर्नब अगर आज एक ट्रेंड सेटर है, अर्नब गोस्वामी, तो आपको लगता है क्या हमेशा वही चले? कभी इंडिया टीवी एक ट्रेंड सेटर हुआ था, सांप बिच्छू और तमाम चीजों के, लेकिन क्या इंडिया टीवी वही रह गया? इसी तरह अर्नब गोस्वामी एक ट्रेंड है जो कुछ दिनों के लिए है, और सीधी सी बात है, उनको भी आज नहीं तो कल चलकर बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर राजनीति नहीं बदली, अगर राजनीतिक डिस्कोर्स वही रहा जो आज है और ये और मजबूत होता चला गया बाय द वे, तब तो फिर ये ट्रेंड जो है मजबूत होगा ना भव्य? नहीं पंकज जी, हमेशा नहीं, मैं भी नहीं एग्री करता हूं, बिल्कुल मजबूत नहीं होगा सर, क्योंकि आपने टीवी कितने दिन पहले देखा था सर? आप नहीं, फेसबुक देखिए, अब एकदम व्यवहारिक बात आपको बताता हूं, आज आप फेसबुक पे चले जाए, लोग कह रहे हैं, कमर वहीद नकवी जैसे, राहुल जी जैसे बड़े पत्रकार ये कह रहे हैं कि हमने 2-2, 3-3 साल से टीवी नहीं देखा है, युवा टीवी देख नहीं रहा है। बड़ा रोचक बता रहा हूं आपको, युवा टीवी भी नहीं देखता है। कौन देख रहा है? हाँ, पंकज इसके लिए हो रहा है ये। यस, अब आप असली एक वो रहा। हाँ श्रुति जी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। पंकज जी, दरअसल क्या है, आसपास मतलब अभी मुझे एकदम से इसलिए हंसी भी आई थी,
जिन घरों में सास बहू के सीरियल चलते थे, मैंने अपने घर में बाहर ही ऑफिस बना रखा है गैरेज को, तो वहां कई बार बहुत तेज चले आसपास तो साउंड आते हैं, वहां बर्नअप का चैनल चलता है। सर ये देश तमाम ये देश सास बहू के सीरियल से आप बोर हो गए तो आपने नाग नागिन दिखाई टीवी पे। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे आपके जैसे लोग कितने हैं। और दूसरी बात, जो लाइन लगाकर वोट देते हैं उसमें आप और हम कहाँ हैं श्रुति? जो लोग धूप में घंटों घंटों खड़े होकर वोट देते हैं उसमें हम आप कहाँ हैं? ये चैनल में कौन लोग देख रहे हैं? ये जो 60 करोड़ लोग वोट देते हैं ना, मैं लिख के कह रहा हूं उनके पास चैनल देखने का टाइम नहीं है सर। रोचक आपको, लेकिन ये 60 करोड़ लोग यूट्यूब देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, ये मैं कहूंगा। रिक्शा वाला भी देख रहा है, ठीक है, पान वाला भी देख रहा है, गांव वाला भी देख रहा है, क्योंकि इंटरनेट फ्री हो गया है। बहुत सारे प्लान्स ऐसे हैं जिनमें आप कंज्यूम कर सकते हैं डेटा। इन लोगों तक ये सूचना सोशल मीडिया से पहुंच रही है। बिल्कुल सही। कोई मोबाइल पे लाइव टीवी नहीं देख रहा है, लेकिन वो जो क्लिप्स काट के सोशल मीडिया मैनेजमेंट के जरिए इनके मोबाइल तक पहुंचाई जा रही है, माहौल उससे बन रहा है। और जो टीवी देखने वाला दर्शक वर्ग है, ये समझिएगा घर के अंदर, जैसे श्रुति जी कह रही है, घर के अंदर जो खाली बैठा है ना, वो टीवी देख रहा है। मैं रात को 9 बजे शायद टीवी लगा के देखता हूं कि अच्छा क्या आज चल रहा है, क्योंकि मेरा पेशेंस 1 घंटे का नहीं रह गया है। कोई युवा नहीं टीवी देख रहा, मैं आपको फिर से कह रहा हूं। और ये नहीं कह रहा हूं, युवा में भी बहुत लेयर्स हैं। उन युवाओं की बात कर रहा हूं जो वर्क फॉर होम से काम कर रहे हैं, उनके पास टीवी देखने का टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, जो खाली युवा है वो देख रहा होगा। तो चूंकि तमाशा देखने की सर एक संस्कृति रही है, कचहरी के बाहर से लेकर, देखिए मैं बता रहा हूं, तमाशा होगा तो लोग देखेंगे, उन्हें मजा आता है तमाशा देखने में। लेकिन लोग एक ही नहीं देखेंगे। अगर मतलब जिसको कहते हैं, सबसे पहले क्या शुरू हुआ था टीवी में? क्राइम शो, बहुत बड़े बड़े क्राइम शो दिखाना। प्राइम टाइम ही अपने आप में टेलीविजन में प्राइम टाइम का मतलब ही खबरों को नाटकीय प्रस्तुतिकरण है उसका। और नहीं, फिर उसका सेकंड आप आ जाएंगे, जादू टोना हो गया, फिर थर्ड आप आ जाए, अभी ये सनातन संस्कृति हो गया। लेकिन ये नहीं, मेरे पास वक्त खत्म हुआ। और सबसे सुखद बात यह है कि आप जैसे 2 विद्वान अगर ऐसा कह रहे हैं तो हमें यही उम्मीद की जानी चाहिए कि फिर तो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया जितना ज्यादा स्ट्रांग हो इस वक्त, और हमारे देश और समाज के लिए वही अच्छा है। और एक चीज और बता दूं, एक नैरेटिव जो सोशल मीडिया पे अल्पसंख्यक वाला, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप दोनों व्यूज पाते हैं, वो अच्छा है, वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा है। बिल्कुल, कि ये ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो, और ये हमें कामना करनी चाहिए। और जैसा कि आप लोगों ने एक उम्मीद जाहिर की, आप जैसे अनुभवी लोगों ने, कि ये ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, तो इसका भी हमें ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आज जो अर्नब का ट्रेंड है वो निश्चित तौर पर उसको किसी भी हालत में, वो भले सफल हो, बहुत छोटी उम्र होती है। धर्म के समय कर्म और कर्म के समय धर्म नहीं होता, बहुत छोटी उम्र होती है इसकी, आप देख लीजिएगा। चलिए, ऊपर वाला करें आप दोनों की बात ही सही हो और ये ट्रेंड जल्दी से जल्दी खत्म हो। आप लोग हमसे जुड़े, आपने हमें वक्त दिया अपना कीमती, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंकज सर।